बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं सुमेरा सलीम। नाज़रीन, पीटीआई और हुकूमत के दरमियान आज मुज़ाकरात का दूसरा दौर हुआ, जहां तहरीक इंसाफ की जानिब से बानी पीटीआई समेत तमाम कैदियों की रिहाई 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन बनाने के मुतालबात पेश किए गए। पीटीआई की जानिब से मजीद मुशावरत के लिए वक्त भी मांगा गया। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की ज़ेर सदारत SIFC की एपिक्स कमेटी का इजलास भी हुआ। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर हुआ। मुज़ाकरात किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे, डेड लॉक जो है बरकरार है क्या? डेड लॉक नहीं है, मेरा ख्याल है ये इसको ग्रिड लॉक की एक टर्म यूज़ होती है, पता नहीं वो यहाँ पे वो मुनासिब है कि नहीं इस्तेमाल करना। लेकिन डेड लॉक तो ये है ना कि किसी दो फरीक जो हैं जी, दो फरीक किसी मामले पे वो आमने सामने बैठे और एक डेड लॉक आ जाए गुफ्तगू के अंदर। तो अगर ग्रिड लॉक ये है कि बहुत से जो ट्रैफिक में अगर आपने देखा हो तो बहुत सारी गाड़ियाँ फंस जाती हैं एक जगह, कोई गाड़ी हिल नहीं सकती अपनी जगह से। वो कहता है तुम पीछे करो, कहता है पीछे खड़ा है तो ट्रक है पीछे। वो ग्रिड लॉक की एक सूरत हाल डेवलप हो जाती है जहाँ कोई अपनी पोजीशन से पीछे नहीं हट सकता। अच्छा, कोई अपनी पोजीशन से चूंकि पीछे नहीं हट सकता तो उसकी वजह से वो एक ग्रिड लॉक का एक मामला है, यहाँ पे डेड लॉक नहीं है। मैं इसके लिए ये दोनों जो इस्लाहात हैं ये आगे पीछे इस्तेमाल होती हैं, लेकिन ये है कि वो ये मेरे ख्याल से ग्रिड लॉक है जिसमें सबकी पोजीशनिंग ऐसी है कि जिस पोजीशनिंग के नतीजे में सब जो है फंस चुके हैं एक जगह। या इसको ग्रिड लॉक को ऐसे समझेंगे जैसे वो 12 सिंगे आते हैं तो 12 सिंगे जो हैं वो टकराते हैं आपस में, या मुख्तलिफ जो भैंसें वो टकराते हैं आके, तो उसके बाद ये होता है कि वो फंस जाते हैं उनके सिंग, और वो सिंग चूंकि आगे नहीं निकल सकते वो पीछे हटते हैं तो दूसरे का सर कटता है इधर से। तो ये ग्रिड लॉक वाली पोजीशन है जिसमें ये सब जो है ये फंस गए हैं। अच्छा, अब मसला ये है इसमें कि ये तो एक ऐसा मंजरनामा क्रिएट है जिसमें कोई मिसाक, कोई आगे मिसाक जमहूरियत, मिसाक मईशत, मिसाक कोई बात, तो वो तो हमें आगे होती नज़र नहीं आ रही। और इससे अब कैसे निकलना है आने वाले दिनों में ये हमने देखना है, क्योंकि ये बिल्कुल मामला जो है ये ऐसे फंसे हुए हैं कि इसमें बिल्कुल आप समझें कि यानी कोई मुज़ाकरात नहीं, कोई बात नहीं, कोई किसी किस्म की लचक नहीं, कुछ भी नहीं। दोनों तरफ से, ना उस तरफ से कुछ इधर ऑफर हो सकता है ना इधर से कुछ ऑफर हो सकता है। ये ऐसी जगह पे आके मुल्क का निज़ाम खड़ा है। अब ये कैसे इससे निकलते हैं, ये अब आने वाले 2, 4, 5 दिन, हफ्ता, इससे ज़्यादा रियासत मुतहम्मिल नहीं हो सकती इस ग्रिड लॉक की। और आज दोनों फरीकैन जो हैं उनके पास भी कोई ऐसी बात नहीं थी। मिसाल के तौर पे जैसे 26वीं तरमीम के मामले से वो हटे, लेकिन ये है कि वो तहरीरी नहीं था। अब तहरीरी जो है वो दोबारा बानी से मुलाकात करेंगे, और जो उनकी तरफ से बात हुई वो भी मुझे नहीं लगा कि कोई वेल प्रिपेयर्ड आई थी तहरीक इंसाफ की टीम, क्योंकि सवाल ये है कि यही बात अगर दोबारा तहरीरी लेकर आएंगे वो, तो फिर इसमें तो हफ्ता ज़ाया हो गया। और तो मसला, अच्छा, उनके पास कोई देने के लिए नहीं था, उन्होंने बहाना बना दिया कि जी एक हफ्ते का टाइम हम और लेंगे। तो ये हफ्ता बहुत अहम है, इसमें बड़े इवेंट्स हो रहे हैं, ये इस तरफ से भी इनको बिल्कुल तैयार होकर आना चाहिए था, और आज उस तरफ से भी वो पोजीशन में होता है कि हम कुछ देंगे। तो ऐसा लगता है कि जो भी कुछ हो रहा है वो पस मंजर में हो रहा है, जो भी कुछ हो रहा है वो पस मंजर में हो रहा है। वो ग्रिड लॉक ये जो आपको बज़ाहिर यहाँ पे नज़र आ रहा है जो सामने होते हुए मुज़ाकरात में, ये कहीं पीछे भी किसी जगह पे ग्रिड लॉक या डेड लॉक कहीं है जिसकी अलामात आज ज़ाहिर हुई हैं। वरना ये है कि ये एक आध दिन आगे पीछे और हो जाता, इसको 2 की जगह 4 रख लेते, 3 रख लेते तारीखें। तो लगता है कि पस मंज़र में जो मामलात हो रहे हैं वो असल मामलात हो रहे हैं। यहाँ पे जो है वो ना कुछ देने के लिए, ना लेने के लिए, ना कोई तहरीर आगे पीछे करके उन्होंने दबाव करके उन्होंने आगे तारीखें डाल दी। लेकिन मैं आपसे जो बात कह रहा हूँ, जो अच्छी खबर है पिछले 24 घंटों में, सबसे अच्छी बात वो एक तो कुरम को माहिदा हुआ है, और उसको एक लॉन्ग टर्म मामलात पे उसको हल करना चाहिए। और वो जो फिर उसका जो हमें इफ़ेक्ट नज़र आया, वो हमें नज़र आया कि कराची जो था वो कई दिनों से धरने वहाँ पे शुरू हो गए थे, और वो किसी और रुख की तरफ भी जा सकते थे। कशीदगी एक ऐसी जगह पहुँच गई थी कि खुदा न खास्ता वहाँ पे तसादुम होता तो फिर वो रोका नहीं जाता, रुक नहीं पाता। ये नहीं कि रोका नहीं जाता, रुक ही नहीं पाता। वो ऐसी कोई आग भड़कती खुदा न खास्ता कि वो, ये बहुत अच्छा हुआ कि वहाँ मुआहदा हुआ, और फिर उसके नतीजे में वो धरने ख़त्म हो गए। और इससे कतई नज़र के लोग कितने परेशान हैं, वो एक दफ़ा मामला लोग परेशान हैं, सड़कें बंद हैं, नहीं,
ये जो मामला थे ये किसी और रुख पे जा सकते थे। तो ये बहुत अच्छा हुआ पहले 24 घंटों में कि वो जो करम का माहिदा हुआ और कराची के दंगे खत्म हुए। अब ये जो ग्रिड लॉक है, डेड लॉक है, इसमें कौन सा मिसाक जमहूरियत, मतलब कौन सी जमहूरियत, बताए ना कौन सी जमहूरियत? ये कोई जमहूरियत है जिसको मिसाक होगा, या ये कोई मिसाक मईशत पे? कैसी मईशत? मैं बार बार ही बात कहता हूँ कि मुल्क की मईशत उस वक्त तक ठीक नहीं हो सकती जब तक अकाउंटेबिलिटी ना हो, और जब तक कुआं जो है उसमें से पानी के डोल निकाले जाते रहें और करप्ट जो एलिमेंट्स हैं वो कुएं में पड़े रहें। और किसी ना देखिए, मैं फिर वही बात कि पॉलिटिकल विच हंटिंग को छोड़ के कहीं ना कहीं अकाउंटेबिलिटी तो होती है ना, कि भाई ये मुल्क है तो इसमें क्या चोरी चकारी करप्शन क्या कुछ हो रहा है इस मुल्क में, जिसकी वजह से लोग बदल हैं और लोग कहीं अद्वियात में हो रहा है, कहीं हर शोबे के अंदर, क्योंकि लीगलाइज हुई हुई है करप्शन इस अरेंजमेंट के तहत। तो इससे हमें निकलना है। तो वो कैसे निकलते हैं वो मेरा ख्याल है कि अगर ये खुद फैसला नहीं करेंगे तो वक्त फैसला करेगा और जल्दी करेगा। अच्छा जी, क्योंकि मुल्क फंसा हुआ है ना पूरा, ये तारीख वो तारीख, उस तारीख को बेंच बैठेगा, उस तारीख को ये करेगा, नहीं ऐसे नहीं, तेजी के साथ इवेंट्स, सब इवेंट्स होंगे तेजी के साथ और हमें निकलना पड़ेगा बतौर रियासत। दूसरी बात है कि 3 पे दर पे दहशत गर्दी के ये नए बहरान जन्म ले रहे हैं। दहशत गर्दी के 3 वाक़यात पेश आए गुज़रे 72 घंटों में, और वो अमरीकी सरजमीन पे पेश आए। पहला वाक़या तो पेश आया न्यू ऑर्लिन्स में। ये न्यू ऑर्लिन्स जो है ये लुइसियाना स्टेट जो है, जो बिल्कुल साउथ में अमेरिका के, जिसको डीप साउथ कहते हैं, बिल्कुल वहाँ पे, और जहाँ पे फ्रेंच क्वार्टर जो है, या यहाँ पे जो है ये फ्रांस आया था, और बाद में फ्रांस की तरफ से ये जो इलाके हैं ये बरतानिया को दिए गए थे, ये बरतानिया ने ले लिए थे जंग के बाद। तो बात यह है कि ये बड़ा खूबसूरत, और एक ज़माना ऐसा था कि ये जो न्यू ऑर्लिन्स का शहर है ये तीसरा चौथा बड़ा शहर होता था अमेरिका का आबादी के लिहाज से, और बड़ा खूबसूरत शहर है अभी भी। तो वहाँ पर जो है वो एक ट्रक फोर्ड किराए पे लिया उसे एक बंदे ने, उसका नाम शमसुद्दीन जब्बार, 42 साल, और उसने जो है वो जो लोग, जाहिर है नया साल शुरू हुआ है, खुशियाँ मना रहे हैं लोग, और वो सड़क पे लोग जा रहे थे, और तो इसने जो है उनके ऊपर ट्रक चढ़ा दिया। अच्छा, ट्रक को चढ़ा दिया, और इसका जो ट्रक है अब शमसुद्दीन जब्बार ये इसका नाम, और ट्रक के ऊपर इसने दाइश का ISIS का परचम लगाया हुआ था अमेरिका की सॉइल पे, वहाँ पे इसने परचम लगाया हुआ था। और उसके बाद इसने 15 लोग उसमें इसने कुचल दिए, बहुत सारे ज़ख्मी हैं, और बहुत बड़ी प्रॉपर टेररिज्म जो कहते हैं, मतलब अफसोसनाक वाक़या। मतलब न्यू ईयर पे जो है ये इसको गोली मार दी मौके पे, लेकिन प्योर टेररिज्म और सैड इंसिडेंट, अनफॉर्चुनेट। अब इसमें जो इशू ये है कि ISIS का परचम लगाया हुआ था, लेकिन अब मामला ये हुआ कि जब इसका बैकग्राउंड चेक हुआ तो पता ये चला कि ये तो अमेरिकन फ़ौज में रहा है, और अमेरिकन फ़ौज में रहा है, और अमेरिका में ही पैदा हुआ है, यानी वहाँ का ही बॉर्न US सिटीज़न है। और अमेरिकन फ़ौज में इसने जो खिदमात सर अंजाम दी हैं, तो 2007 से 2015 तक ये जो है ये ह्यूमन रिसोर्स स्पेशलिस्ट और फिर IT स्पेशलिस्ट रहा है फ़ौज के अंदर। और फिर उसके बाद इस दौरान जो है ये फरवरी 2009 से जनवरी 2010 तक अफ़गानिस्तान में रहा है। और ये जो है ये बड़ी अजीब सी बात है कि ये वहाँ की फ़ौज में रहे, 42 साल, टेक्सास से इसका ताल्लुक था, फिर ह्यूस्टन में आके ये जो है ये टेक्सास में पैदा हुआ, ह्यूस्टन के अंदर ह्यूस्टन में ये अपना रियल इस्टेट का काम कर रहा था, इसका लाइसेंस एक्सपायर हो गया था। लेकिन इसका जो भाई है उसका नाम अब्दुल जब्बार है, गालिबन 24 साल, उसने ये कहा है कि जी मुझे तो नहीं पता था कि इसका कोई न्यू ऑर्लिन्स जाने का इरादा भी है। बहरहाल ये वहाँ गया, इसने जाके वो ट्रक किराए पे लिया, और किराए पे लेने के बाद इसने न्यू ईयर पे उनको कुचल दिया। इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है, 3 बातें इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो ये कि ये रेडिकलाइज कब हुआ, ये कब इंतहा पसंद बना, इसके बारे में FBI वहाँ पे इन्वेस्टिगेशंस कर रही है कि ये रेडिकलाइज कब हुआ। ये तो फौज के अंदर था, इसके जो साथ के लोग हैं
वो साथ के लोग इसके कोलीग्स वगैरह हैं, इसके साथ जो काम करते रहे हैं फ़ौज में, वो ये कहते हैं कि जी ये तो बड़ा बैलेंस आदमी था, कभी कोई प्रॉब्लम इसको नज़र नहीं आई। और ये लेकिन ये इसका जो FBI जो इन्वेस्टिगेट कर रही है वो ये कि माली प्रॉब्लम का शिकार था। इम्पॉर्टेंट बात ये है कि IS का परचम लगा के इसने वहाँ पर ये दहशतगर्दी की कार्रवाई की, और ये अमेरिकन बॉर्न US सिटीजन है। यानी ऐसा नहीं है कि HB1 वीज़ा पे आ गया हो, इमिग्रेंट हो, ग्रीन कार्ड ले, नहीं, वहीं पर ये पैदा हुआ है। अच्छा, जब ये फ़ौज में काम कर रहा था तो दरमियान में किसी जगह पे इसकी कोई एक मिलिट्री बेस ऐसी थी, जो मिलिट्री बेस जो है वो वहाँ पर एक और नौजवान भी इत्तेफाक से एक ही टाइम फ्रेम में वहाँ पे एक और अमेरिकन भी काम, इन्होंने एक जगह पे ये इनकी दोनों की मुलाकात होती है एक और शख्स से जिसका नाम है मैथ्यू लिवर्सबर्ग। अच्छा, ये जो मैथ्यू लिवर्सबर्ग है, ये जो है ये मैथ्यू लिवर्सबर्गर, ठीक है ना, बर्जर कह लें इसको, BERGER, बर्जर। तो इसकी मुलाकात किसी जगह पे वहाँ पर यानी एक बेस पे ही रहे हैं, लेकिन उसके बाद इनका आपस में क्या कनेक्शन है दूसरे साहब के साथ, इसका वो अभी अपने देखना है। ये जो मैथ्यू है, मैथ्यू जो लिव्स बर्जर है, ये वो बंदा है जिसने लॉस वेगस में इसी दौरान एक तो वाक़या हुआ और न्यू ऑर्लिन्स के अंदर IS ये शम्स जो है ये शम्सुद्दीन जब्बार, और ये अमेरिकन आर्मी से इसका ताल्लुक़ था, और इसने जो है वहाँ पे ट्रक चढ़ा दिया। एक वाक़या ये हुआ। दूसरा वाक़या हुआ लॉस वेगस में ट्रम्प होटल के बाहर टेस्ला साइबर ट्रक धमाके से ब्लास्ट हो गया। अब ये जो ट्रम्प होटल है, ट्रम्प इंटरनेशनल होटल, ये जो है ये ट्रम्प ऑर्गेनाइजेशन का है, यानी इसके मालिक डोनाल्ड ट्रम्प हैं। और जो ट्रक धमाके से ब्लास्ट हुआ वो टेस्ला का है, यानी इलॉन मस्क का है। और वो साइबर ट्रक जो है वो स्टेनलेस स्टील की प्लेट्स के साथ उसने इलॉन मस्क ने एक दफ़ा कहा कि ये जो इसका जो डिज़ाइन है साइबर ट्रक का, वो कहता है कि वो जो स्पाई हू लव्ड मी फिल्म आई थी जेम्स बॉन्ड की, तो उसमें उसने जो कार बॉन्ड की जो पानी में गिरती है, जो कि सबमरीन बन जाती है बाद में, तो उससे इसका डिज़ाइन कहता है कि मैं उससे इंस्पायर होकर मैं नहीं बनाया है। इसका जो डिज़ाइन है ये उस गाड़ी से, अगर लोगों को याद हो कि वो एक गाड़ी जेम्स बॉन्ड की थी जो पानी में गिरती है और सबमरीन बन जाती है, तो उससे इंस्पायर होकर इसने इसका डिज़ाइन बनाया है। इसका जो साइबर ट्रक है, टेस्ला का साइबर ट्रक है, बिल्कुल उसी इसकी डिज़ाइनिंग है, स्टेनलेस स्टील की प्लेट्स हैं और ये सारा। अब ये जो है ये धमाके से फटा, लेकिन उसके नतीजे में ये हुआ कि वहाँ पे ड्राइवर की डेथ हो गई, और ये जो ड्राइवर था यही था, यानी जो मैथ्यू है ये खुद ही गाड़ी ड्राइव कर रहा था, लेकिन इस गाड़ी में जो है वो बहुत सा एक्सप्लोजिव मौजूद था। काफ़ी लोग ज़ख्मी हो गए। इलॉन मस्क कह रहे हैं कि मेरी गाड़ी जो है, अब देखें कि कितनी मजबूत है, कि वो धमाके से जितना नुकसान हो सकता था दूसरी गाड़ियों, कोई और गाड़ी होती तो उसमें बहुत नुकसान होता, लेकिन जो साइबर ट्रक ये टेस्ला का यूज़ कर रहा था, इसलिए ये जो है ये इतना नुकसान नहीं हुआ। बहरहाल वो ब्लास्ट हुआ, और ब्लास्ट के नतीजे में ये मैथ्यू भी मारा गया, जो कि असल में खुद टेररिज्म करने जा रहा था किसी जगह। ये एक्सप्लोजिव लेके, इम्प्रोवाइज एक्सप्लोजिव डिवाइसेस जो है ये लेके जा रहा था किसी जगह, IEDs। ये भी फौज में रहा है, ये भी अमेरिकन आर्मी में रहा है, और इसकी मुलाकात ये इनका जो बैकग्राउंड चेक हो रहा है FBI और जाहिर है कि उनकी सीक्रेट सर्विसेज, किसी जगह पे ये और शम्स जो हैं, शम्स जब्बार, वो किसी जगह पे एक अमेरिकन बेस पे एक साथ भी रहे हैं, लेकिन इनका इसके अलावा कोई राब्ता नज़र नहीं आ रहा अभी तक। लेकिन कोई लिंक है भी नहीं भी है, क्या मामला है। तीसरा इंसिडेंट हुआ वो क्वींस में, न्यूयॉर्क के पास, वो क्लब के अंदर वो कोई गैंग वगैरह है, उसने घुस की गोलियां चलाई, वो 10-12 लोग ज़ख्मी हो गए, उसमें ज़्यादा ख़वातीन हैं कुछ। लेकिन ये है कि वो बहरहाल उधर वो मेरे ख्याल से उसमें गैंग्स इन्वॉल्व हैं या टेररिज्म है, अभी तक उसको क्लैरिटी नहीं आई। ये 3 वाक़यात लेकिन 24 घंटों में हुए हैं।
अब इसकी सिग्निफिकेंस आप देखें, एक वाकया ऐसा है जिसमें एक शख्स है जो कि पहली बात तो ये कि दोनों अमेरिकन आर्मी में रहे। एक मैसेज क्या जा रहा है कि एक ने लगाया हुआ ISIS का झंडा, और वो जो है वो ISIS का लगा के, और वो अमेरिकन आर्मी में रहा है, अफगानिस्तान में रहा है, उनका IT एक्सपर्ट रहा है उनके। अच्छा, ये दूसरा जो है ये उनके इंटेलिजेंस में रहा है, यानी ये मैरीज नहीं है, स्पेशल फोर्सेस के मैरीज नहीं है, वो जो बैकएंड में बैठ के काम करते हैं ना, जिसमें इंटेलिजेंस और आगे पीछे वो सारा, तो मैथ्यू भी वो काम करता रहा है पीछे। ये लड़ने वाले लोग नहीं है, ये वो हैं जो टेक्निकल, कम्युनिकेशन, इंटेलिजेंस, एनालिसिस, ये वो लोग हैं। अब वो भी फौज में रहा है, ये भी फौज में रहा है, दोनों वहां पैदा हुए अमेरिका में। एक सिंबल ये दिखा रहा है कि मैं रेडिकल हूं, रेडिकलाइज हो गया, कब हुआ है, कैसे हुआ है, किसी को नहीं पता। और उसने जनाब दाइश का परचम लगाया हुआ है, और वो वहां पे घुस गया और उसने कुचल दिए लोग, इनोसेंट जो आम सफर कर रहे थे। दूसरा जो है वो ये मैसेज दे रहा है कि ट्रम्प होटल के सामने इलॉन मस्क की गाड़ी में ब्लास्ट हो रहा है। मैसेज है ना इलॉन मस्क को और ट्रम्प को और उस जगह को कि भाई ये हो रहा है। तो ये एक अजीब सिनेरियो खड़ा है। वहां से आई होप कि वो गैंगस्टर्स ही निकलेंगे वहां पे, इनका कोई लिंक नहीं बनेगा, लेकिन ये दो जो हैं इनका तो लिंक कोई ना कोई बन रहा है आपस में, अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है। लेकिन व्हाट फॉर्चुनेट, मतलब एक अजीब वाकया पेश आया, पहले ही दिन ये हुआ है, और दोनों वाकयात हैं, और दोनों मैंने कहा ना अमेरिकन फौज से ताल्लुक है दोनों का, और वहीं पैदा हुए लोग हैं, इमिग्रेंट्स नहीं है, कोई बाहर के नहीं है, उधर ही पैदा हुए हैं दोनों। उनके पेरेंट्स वगैरह शायद किसी और मुल्क के हों, लेकिन दोनों वहीं पैदा हुए हैं और दोनों फौज में रहे। अब अमेरिकन आर्मी में अगर आप रहे हैं 2001 के बाद, तो कितना सिक्योरिटी चेक होता है? 2020 तक रहे, कितना सिक्योरिटी चेक हुआ होगा, कितने मराहिल, पेंटागन, आगे पीछे, डिप्लॉयमेंट्स, अफगानिस्तान, इधर उधर, और एक खास तौर पर इंटेलिजेंस और IT और इनसे रिलेटेड सिग्नल्स और कम्युनिकेशन, दूसरा तो कम्युनिकेशन में भी रहा है ना, तो अगर उसमें रहे हैं तो कितना इनका सिक्योरिटी चेक हुआ होगा। और ये दोनों जो हैं ये जाके टेररिज्म के प्रॉपर, और ये एक बड़ा खौफनाक सिग्नल है अमेरिका की सॉइल पे इस तरह होना पहले ही दिन, और दोनों का एक सिंबल। उधर सीरिया में वाकयात हो रहे हैं, इधर ISIS का परचम लगाया, उसने जो है वो लगाया हुआ है टेस्ला की गाड़ी और ट्रंप का होटल। तो ये दो वाकयात पेश आए हैं दरमियान में। अच्छा, ये जो 6 तारीख को, अभी 6 जनवरी को वहाँ पे कांग्रेस का इजलास हो रहा है, और वहाँ पे जो एक जो नया क्राइसिस है वो माइक जॉनसन जो वहाँ पे स्पीकर हैं, ये बात पहले भी की थी कि कांग्रेस में या हाउस में बड़ी थिन मेजॉरिटी के साथ स्पीकर मौजूद हैं, बड़ी थिन मेजॉरिटी के साथ। तो ये जो ये भी देखना है कि उस दिन जो हाउस 6 जनवरी को जब दोबारा बैठेगा अमेरिकन कांग्रेस, यानी दोनों हाउसेस, तो क्या माइक जॉनसन जो हैं वो अपनी सीट स्पीकर की बचा पाते हैं कि नहीं? ट्रंप ने उनको इंडोर्स तो कर दिया है, लेकिन कई रिपब्लिकन ऐसे हैं जो उनको सपोर्ट नहीं कर रहे। 6 जनवरी को ये पार्लियामेंट का या कांग्रेस का इजलास होगा। इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि ये वो 6 जनवरी है का इजलास इसलिए इंपॉर्टेंट है कि उस दिन नई कांग्रेस ओपन होगी। लोग पहले स्पीकर को चुनेंगे, फिर हलफ उठाएंगे। स्पीकर की मौजूदगी इतनी जरूरी है। तो पता चला स्पीकर ही अगर नहीं इलेक्ट अपने आप को कर पाया दोबारा, तो नया बहरान खड़ा होगा। यह खड़ा हो सकता है, और ये इसलिए खड़ा हो सकता है कि उस इजलास में 6 जनवरी को जो इजलास होगा, उस इजलास में इलेक्टोरल वोट्स जितने आए हैं ट्रंप के हक में, उनका सर्टिफिकेशन जारी करेगी कांग्रेस। तो अगर स्पीकर का या तो स्पीकर पहले चुन लिया जाएगा, अगर उस दिन स्पीकर फारिग हो गया और इलेक्ट नहीं हो पाया दोबारा, और कुछ रिपब्लिकन्स ने उसको वोट नहीं डाले, तो उसके नतीजे में डोनाल्ड ट्रंप साहब की सर्टिफिकेशन रुक सकती है। 6 जनवरी का ये जो सेशन है कांग्रेस का, इसका सर्टिफिकेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये वो दिन है 6 जनवरी का जिस दिन बाइडेन की सर्टिफिकेशन रोकने के लिए कैपिटल हिल पे धावा बोला गया था 2021 में। और धावा इसलिए बोला गया था कि वहां पर जो इजलास हो रहा था
यानी ये जो भी 6 जनवरी को होना है ना, मैं इसकी इंपॉर्टेंस बताने के लिए कि कितना इंपॉर्टेंट है ये इजलास और इसकी सर्टिफिकेशन कितनी इंपॉर्टेंट होती है, तो 2021 पे चले जाएं। 2021 में बाइडेन तो जीत चुका था, सर्टिफिकेशन होनी थी कैपिटल हिल से 6 जनवरी को। तो 6 जनवरी को जो अटैक हुआ था 2021 में, वो इसलिए हुआ था कि सर्टिफिकेशन रोकी जा सके, लेकिन सर्टिफिकेशन हो गई थी और वहां पे उसके नतीजे में फिर जो भी कुछ हुआ तारीख का हिस्सा, लोग पकड़े गए, तोड़ फोड़ हुई, वो सारा वाकया सर्टिफिकेशन रोकने के लिए था। अब ये सर्टिफिकेशन जो है, ये जाहिर है यहां पर हंगामा तो नहीं होना, लेकिन हाउस तो अपनी शक्ल में हो कि स्पीकर जो है माइक जॉनसन, उनकी पूरी जो सियासत है, सियासी जिंदगी का, वो ट्रम्प ने उनकी हिमायत कर दी है, लेकिन ये के अंदर रिपब्लिकन साथ नहीं है। वो एक दफ़ा दरमियान में इलॉन मस्क से उन्होंने कहा था कि तुम आ जाओ किसी तरह इसमें, मतलब वो परेशान हाल हैं। लेकिन ये है कि और वो जो रिपब्लिकन हैं, वो रिपब्लिकन कह रहे हैं, जो प्रो ट्रम्प रिपब्लिकन हैं, वो बाकियों से कह रहे हैं कि एक बार ख्याल रखना कि अगर तुमने ये ना चुना माइक जॉनसन को, तो एक ऐसा क्राइसिस पैदा होगा कि ट्रम्प की सर्टिफिकेशन रुक जाएगी। तो इसको वहां पर संभाला जा रहा है अभी, और उम्मीद करते हैं कि ये संभल जाएगा, क्योंकि बहरहाल एक क्राइसिस तो अभी है कि सर्टिफिकेशन होनी है। और 6 जनवरी की तारीख वो सबको याद आ जाएगा। 6 जनवरी इंपॉर्टेंट होती है इसलिए कि 4 नवंबर और ये तारीखों के हिसाब से, अच्छा जैसे 20 तारीख को अलबरदारी होनी है, तो 19 को डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा है कि वाशिंगटन के अंदर बड़ा जश्न फतह मनाया जाएगा। एक दिन पहले बहुत बड़ी रैली होगी, उन्होंने तैयारियां शुरू कर दी हैं। 19th को जहां उन्होंने टिकटॉक रोकने के लिए कहा है, तो 19 को दूसरा इवेंट ये है, टिकटॉक पे पाबंदी रोकने को कहा है, तो वहीं पे 19 को उन्होंने एक विक्ट्री रैली, बहुत बड़ी रैली वाशिंगटन डीसी में उन्होंने अपने लोगों से कहा जमा हो जाओ। तो एक बहुत बड़ी रैली होगी और फिर अगले दिन जो है वो वहाँ पे तकरीब हलफबरदारी होगी। लेकिन उसके साथ ही ये जो इवेंट्स पेश आ रहे हैं, तो ये जाहिर है कि अब ये इस बात के का तकाजा कर रहे हैं कि वहाँ पे सिक्योरिटी हाई अलर्ट की जाए। ट्रम्प को गोली भी लगी थी दरमियान में ट्रम्प, और वो एक सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो रही है वहाँ पे कि इसको रोकना ज़रूरी है। कभी कभी वहाँ पे जो मुख्तलिफ अनासर हैं, डीप स्टेट्स, ये वो दाएँ बाएँ, वो वहाँ पे इस किस्म के हंगामे करवाते भी हैं। और ये ट्रम्प जब तक आके पूरी गिरफ्त नहीं लेते, तो उस वक्त तक ट्रम्प को इस तरह से मैसेजिंग भी हो रही है कि भाई एक वाक़या पेश आ गया, दूसरा वाक़या पेश आ गया, तीसरा वाक़या पेश आ गया। तो ये बड़े अभी क्राइसिस के दिन है अमेरिका में भी और पूरी दुनिया में भी। अच्छा, उसके साथ ही एक तो उधर ये सारी सूरत पेश आ रही है। दूसरा जो मामला है वो ये है कि 52 लोग शहीद और कर दिए गजा में, और गजा में 52 लोग इसराइल ने और शहीद इसलिए कर दिए कि गजा से हुतीज ने अभी 24 घंटों में इधर खामोशी इख्तियार की हुई है, लेकिन गजा से फिर मिसाइल फायर हो गए। उसके बाद इन्होंने गए और इन्होंने जाके वहाँ पे 52 लोग मजीद शहीद कर दिए गजा में। कल फिर टॉक्स होनी है कायरो में, और हमास के कुछ जो वहाँ से कुछ सिग्नल्स हमास से ये हैं कि वो कह रहे हैं कि हम तो बिल्कुल उम्मीद कर रहे हैं कि जी सीज़ फायर हो जाएगा, और ये भी, और नेतन्याहू को भी मैसेज आया हुआ है ट्रम्प का। लेकिन ये है कि इतनी ज़्यादा शिद्दत आई है आज इसमें। और अल जज़ीरा का जो ऑफिस है, जो मगरबी किनारे में वेस्ट बैंक में, जहाँ पे पैलेस्टीनियन अथॉरिटी है, ये वहाँ पे जो है रमल्ला में होटल है, और उस होटल के 3-4 फ्लोर्स हैं, उनके ऊपर अल जज़ीरा का ऑफिस है। तो मगरबी किनारे में, यानी फ़लस्तीनी अथॉरिटी जहाँ पे है, तो बड़ा गुंजान आबाद सा है, और वहाँ पे लोग बहुत, क्योंकि ज़ाहिर है कि अल जज़ीरा की नशियात वहाँ पे बंद हो गई हैं। मगरबी किनारे में फ़लस्तीनी अथॉरिटी ने बंद कर दी हैं, और वो जो होटल है उसको आज वहाँ पे दाखिल हुए हैं जो सिक्योरिटी के एहलकार हैं, फ़लस्तीनी सिक्योरिटी के एहलकार, उन्होंने जाके जो है वो सामान वगैरह सारा जब्त कर लिया और अल जज़ीरा को बंद कर दिया है मगरबी किनारे में, जिस पे कतर ने बड़ा सख्त प्रोटेस्ट किया। उन्होंने कहा मगरबी किनारे में जो फ़लस्तीनी अथॉरिटी है वो भी इसराइल की तरह के इक़दाम उठा रही है, क्योंकि वो ज़ाहिर है कि हमास को और गज़ा को दिखा रहे हैं। और यहाँ पर जो महमूद अब्बास की गवर्नमेंट है वो परेशान है इस बात पे कि कुछ कर नहीं पा रहे, और आने वाले दिनों में कैसे होगा, क्या होगा, बदअमनी फैल रही है, तो उन्होंने वो अल जज़ीरा को बंद कर दिया वहाँ पे। तो एक बड़ा कशीदा माहौल है। लेकिन इस पूरे कशीदा माहौल में ये जो बहुत ही, आप समझें कि एक तरह से यानी ये फंस गए सारे मामला इस पूरी सूरत हाल में। जो एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है वो ये है कि जो नए वज़ीर दाखिला हैं, नए वज़ीर ख़ारजा हैं नई सीरियन गवर्नमेंट के, वो जो हैं वो आज पहुँचे हैं सऊदी अरेबिया, और उनका वहाँ पे बड़ा पुरतफाक
इस्तकबाल हुआ है। और ये जो हैं ये वो भी पहुँचे हैं, एक बहुत हाई लेवल डेलीगेशन की है, ये भी पहुँचे हैं और इनके साथ जो है वो वहाँ पे उनके साथ जो है वो वज़ीर दिफा भी हैं और सऊदी अरेबिया पहुँचे हैं, वहाँ पे टॉक्स हो रही हैं, वहाँ पे सब बातचीत हो रही है। लेकिन इशू ये है कि क्या ये पॉसिबल होगा, ये सेटअप आगे चलेगा? पूरी दुनिया भी कोशिश कर रही है, अरब ममालिक कोशिश कर रहे हैं, ईरान की तरफ से भी कोई मुखालफत नहीं हुई, ठीक है, बहुत ज़्यादा। लेकिन यह है कि इसमें कतर भी कर रहा है, अमेरिका देख रहा है सूरत हाल को कि वो PKK के मामलात आगे कितने बढ़ते हैं। तैयब अर्दोगन जो है वो उनकी तरफ उन्होंने जैतून की शाख बढ़ाई है और उम्मीद है कि वहाँ पे मामलात उनके ठीक हो जाएं। लेकिन ये कि जब तक वो हथियार फेंकते नहीं हैं, PKK वाले पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा नहीं बनते, तो अनसर्टिनिटी वहाँ पे रहेगी। लेकिन ये बात मैं आपको सिर्फ बताऊँ, वक्फे में जाने से पहले मैं चंद लम्हात और लूँगा, और वो ये है कि जो मैंने बात की थी ना कि कल यूक्रेन ने गैस बंद कर दी। अब कल वाले मैप अगर हम दिखाएं, दोबारा दिखा सकें, यूक्रेन से गैस बंद हो गई, ठीक है, नॉर्थ स्ट्रीम से भी बंद हो गई, यूरोप को गैस बंद हो गई, रशिया की गैस बंद हो गई यूरोप को। तो अब रशिया की गैस यूरोप को कैसे जाएगी? रशिया की जो गैस है वो कैसे जाएगी यूरोप तक? तो उसके लिए आप दोबारा जो है वो चले जाएं नबुको गैस पाइपलाइन पे, यानी रशिया की गैस जाएगी। अब यूरोप तक जाने का एक ही तरीका है, यूक्रेन से तो बंद हो गई, नॉर्थ स्ट्रीम तबाह हो गई, तो इसका मतलब है कि वही फिर चले जाएं आप नबुको पाइपलाइन पे, यानी जो टर्की से पाइपलाइंस गुजरती हैं, और टर्की से उस पाइपलाइन को शामिल करने के लिए रशिया भी तैयार था। रशिया ने कहा था ना कि टर्की को हम गैस का हब बना देंगे, तो रशिया तो तैयार था पहले भी। रशिया का जब ये नॉर्थ स्ट्रीम तबाह हुई है और साउथ स्ट्रीम प्रोजेक्ट उन्होंने खुद ही ख़त्म कर दिया था, तो रशिया ज़हनी तौर पे तैयार था कि हम ठीक है नबुको के अंदर जाके हमने तो गैस देनी है ना, तो टर्की के थ्रू चली जाए, इधर से उधर नहीं। तो वो टर्की से कम प्रेसिडेंट पुतिन बात तो कर सकते हैं ना, यूक्रेन और उधर से उधर इधर चली जाए। लेकिन दूसरी बात है कि टर्की से इधर चली जाए और साथ ही कतर टर्की पाइपलाइन भी है, और साथ ही ईरान भी तैयार है उस पाइपलाइन का हिस्सा बनने में। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो यूक्रेन की यूरोप से गैस बंद हो गई है, तो इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि यूरोप जो है वो अमेरिका की तरफ ही जाएगा। यूरोप जो है वो कतर से भी गैस ले सकता है और रशिया से भी ले सकता है। ये इसका मतलब है नबुको गैस पाइपलाइन या टर्की कतर पाइपलाइन। देखिए, टर्की कतर थोड़ी सी रिस्की, अगर ये नबुको में घुस जाते हैं ना तो सारे मुल्क हैं उसमें। लेकिन लेट्स सी कि ये टर्की कतर पाइपलाइन दोबारा रिवाइव होती है, या ये है कि जो कतर है वो इसी बड़े पाइपलाइन प्रोजेक्ट का हिस्सा बनता है और रशिया भी इसका हिस्सा बन जाता है, और इसी यहाँ से गैस आती है और टर्की के थ्रू फिर आ गई यूरोप तक। तो अभी मैंने आपसे कहा ना, ये पूरे जो गेम, ये जो खेल होता है ना बड़ा, इस खेल के अंदर कहीं ना कहीं गैस, ऑयल, रेयर अर्थ मिनरल्स, ये सारा कुछ होता है ज़रूर। तो अब यह है कि अच्छा, यूक्रेन ने भी अपनी तरफ से गुडी गुडी एक चक्कर लगा लिया कि भाई हमें कोई इतराज़ नहीं होगा, क्योंकि उनका भी तो गंदम ही आएगा ना। सीरिया उनका गंदम नहीं ले रहा था, तो उनका गंदम यहाँ पर आएगा। गैस जो है वो रशिया की जाएगी वाया टर्की, अगर ये मामलात इसी तरह होते हैं। और PKK के साथ भी, और PKK इसमें डिस्टर्ब नहीं कर सकती, वो बिल्कुल अलग रीजन है जो नबुको। तो ये लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक प्लानिंग हो रही है खत्ते में। अब लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक प्लानिंग से अचानक आप पलट के वापस आए और आप कहेंगे जी पाकिस्तान में एक हफ्ते के बाद जो है वो बैठेंगे और सोचेंगे और तहरीरी मामला होंगे। नहीं, इवेंट्स ऐसे हैं, इतने तेज दुनिया के साथ चल रहा है ना पाकिस्तान रियासत, कि इसमें उलझेंगे नहीं हमने इसमें उलझना नहीं है। ये तारीख क्या होगी और ये क्या होगा और बैठेंगे, ये होगा, नाराज नहीं। उधर बिल्कुल सख्त पोजीशन है, जो पोजीशन ली हुई है खान साहब। खान साहब किसी पोजीशन से पीछे नहीं हट रहे, वो इनको खिला रहे हैं और ये उसमें क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। तो अब वो रिटर्न में आएगा, जाएगा, फिर उसमें ऐड हो गया, कुछ पीछे हट गया, आगे हो गया, तो ये भी एक तरह से मफलूज। लेकिन उसके नतीजे में जो बात है वो ये है कि रियासत पूरी रुकी हुई है। ये तो पॉलिटिकल मामलात है ना, उससे हटके रियासत ने भी तो, मुल्क ने भी तो आगे चलना है कि मुल्क ने ऐसे खड़े रहने हैं कि अगली तारीख मिलेगी तो अगली तारीख पे कमेटी बैठेगी तो लोग जाएंगे तो लोग नहीं। तो इनको जो हमारी ये अरेंजमेंट है, इसको इससे निकलना है, इनका काम है निकलना। फिर अगले एक हफ्ते 10 दिन तक लोग अपनी जगह पे पूरा मुल्क
जो है ये रमाल रहेगा नहीं। वाहिद अच्छी बात इन मुज़ाकरात पे ग्रिड लॉक में ये है कि टेबल पे हैं। अब सड़कों में मुजाहरे नहीं हो रहे या कोई एहतजाज नहीं हो रहा। जो एहतजाज कराची वाला था वो भी अल्लाह का शुक्र है बखैरियत ख़त्म हुआ। जो कोरम के अंदर अफसोसनाक वाक़यात थे उसको भी कोई मुआहदा हुआ अल्लाह के खैरियत से। और ये जो यहाँ पे ग्रिड लॉक है, डेड लॉक है, ये भी मेज़ पे ही है ना। तो वो जो हिजान है अब ये इससे कैसे निकल रहा है मुल्क, यहाँ तक तो तय हो गया ना कि सड़कें नहीं बंद हो रही, मुल्क नहीं बंद हो रहा, वो हिजान वो ख़त्म हुआ सारा। लेकिन ग्रिड लॉक पॉलिटिकल जब तक नहीं ख़त्म होगा, अब वक्फा नहीं तो उसके बाद बात करेंगे। नाज़रीन वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने आम इंतखाबात में धांधली से मुतालिक पानी पीटीआई की आनी दरख्वास्त जो है उसको भी समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है। हाँ, देखते हैं। अभी मैंने कहा ना ये इससे पहले बहुत कुछ होगा, पस मंज़र में, सामने, आगे, पीछे, दाएं बाएं। मैंने आपसे कहा ना कि मुल्क ने आगे निकलना है। मुल्क इस पूरी सूरत हाल में ना, जहाँ पे ग्रिड लॉक है, डेड लॉक है, उसमें हफ्ते की तारीख, और फिर तो इसमें देखते हैं कि पस मंज़र में क्या होता है, बातचीत और क्या होती है। ये टाइम गालिबन इसीलिए आगे लिया गया है कि इससे सब मेरे ख्याल से जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वो चाहते हैं कि इससे सामने बाहर निकलें, क्योंकि ज़्यादा अरसे तक ये इस तरह फंसा नहीं रह सकता। अच्छा, मैं आपसे बात कही कि कल कह रहा था कि ये जो देखना ये है कि अब जो सीरिया के अंदर इशू है, वो सीरिया की एक तो स्टेबिलिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है टर्की के लिए, अरब मुल्कों के लिए, पूरी दुनिया के लिए, ईरान के लिए, रशिया के लिए। टर्की बहुत बड़ा मुल्क है दरमियान में। और ये जो गैस बंद हुई है यूक्रेन से, अब इसको देखना ये है कि यूक्रेन की गैस बंद होने के यूरोप तक गैस कैसे जाएगी रशिया की। जाएगी तो सही, कैसे जाएगी, क्योंकि रशिया पहले ही टर्की को एक गैस हब बनाने का कह चुका है। तो गैस हब क्यों बनाएगा? इसीलिए ना कि यहाँ से जब यूक्रेन से गैस जाना बंद हुई थी, नॉर्थ स्ट्रीम तबाह हुई थी, तो उन्होंने कहा। अच्छा, ये ज़हन में रखिएगा, ये जो मैंने बात की ना, ये बड़ा कन्फ्यूजन है। दो रियासतें एक साथ बनी थी और तकरीबन एक साथ टूटी, बहुत बड़ी रियासतें। दो मुल्क ऐसे थे जो 1918 में बने और 90 की दिहाई में टूट गए। अच्छा, दोनों सोशलिस्ट मुल्क थे। एक का नाम था चेकोस्लोवाकिया, एक का नाम था यूगोस्लाविया। ये मिलते जुलते नाम है ना, चेकोस्लोवाकिया और यूगोस्लाविया। अच्छा, अगर इसको जो है वो मतलब इसमें हम देखें ना, थर्ड चेक और चेकोस्लोवाकिया और यूगोस्लाविया। अच्छा, ये जो है अब इसमें कंफ्यूजन ये पैदा होता है कि इससे ज़्यादा सेकंड अगर हम दिखाएं तो उसमें ज़्यादा क्लियर नजर आएगा ना। ये तो ये नहीं, सेकंड अगर दिखाएं तो चेकोस्लोवाकिया अलग था, यूगोस्लाविया अलग था। दोनों जो हैं वो सोशलिस्ट मुल्क थे। दोनों पहली जंग अजीम के बाद कहीं इनका वजूद आया सामने। जो चेकोस्लोवाकिया था वो जो है वो उसमें तो वो शुरू से चेकोस्लोवाकिया बना, 1918 में बन गया, चेकोस्लोवाकिया बन गया। ये जब नक्शे वक्शे सारे टूटे, ऑस्ट्रिया हंगेरी एम्पायर, ये वो सारा, तो ज़रा दोनों ही उसमें बने। वो जो थी वो उसका नाम था किंगडम ऑफ सर्ब्स, क्रोएशियन, स्लोवेन्स, ये करके नाम था। लेकिन बाद में फिर 1929 में उसका नाम पड़ गया यूगोस्लाविया। तो ये टूटे दोनों, एक तो बड़ा प्यार मोहब्बत से टूट गया ना। चेकोस्लोवाकिया तो बड़े तरीके से जो है वो चेक रिपब्लिक और स्लोवाकिया में टूट गया, ठीक है। तो बड़े तरीके से ये दो हिस्सों में डिवाइड हो गया, जो कि थर्ड स्लाइड हम अभी दिखा रहे थे। और चेक रिपब्लिक एक, और उसके सामने जो है वो 31 दिसंबर यानी न्यू ईयर ईव जो थी 1992 की, ये दोनों बड़े प्यार मोहब्बत से अलग हो गए। जो यूगोस्लाविया था वो पूरे तकरीबन 90 की दिहाई में वहाँ जंगें होती रहीं। एक बॉस्नियर वॉर हो रही है, एक जो है वो इंडिपेंडेंस का ऐलान हो गया। स्लोवेनियन और क्रोएशिया ने शुरू में कह दिया कि हम इंडिपेंडेंट हो रहे हैं। फिर बॉस्नियर वॉर हो रही है, फिर उसके बाद जो है वो क्रोएशिया की वॉर हो रही है, फिर उसके बाद जो है वो कोसोवो वॉर हो रही है। आखिर में अभी भी वहाँ पे एक हिजान सा है। तो एक तो चेकोस्लोवाकिया है, एक यूगोस्लाविया है। जो यूगोस्लाविया है वो तो टूट गया चेक में, और उसमें चेक रिपब्लिक में और स्लोवेकिया में। ये जो यूगोस्लाविया है ये, अच्छा, वो जो चेकोस्लोवाकिया था, मैं सिर्फ एक बात बता दूं क्योंकि ये कंफ्यूजन है। चेकोस्लोवाकिया तो सोवियत उसमें चला गया ना, सोवियत इन्फ्लुएंस में चला गया। यूगोस्लाविया में ये हुआ कि जोसेफ टिटो आ गए और वो 45 से लेकर 80 तक रहे, और उन्होंने अपना एक थे, वो भी सोशलिस्ट ही, मगर एक अपना उनका
मतलब उनके स्टालिन से नहीं बनती थी, तो उनके दरमियान एक ताल्लुकात कशीदा हुए। लेकिन ये बहुत सारे मुल्क, इसमें से बहुत सारे मुल्क निकले यूरोप के। जब ये टूटा, आहिस्ता आहिस्ता टूटता गया, यूगोस्लाविया, एक जंग हो रही है, दूसरी जंग हो रही है, सर्बों की बॉस्नियन से हो रही है, बहुत फटे पड़े। तो उसमें से एक तो बॉस्निया हर्जोगोविना निकला, एक उसमें क्रोएशिया निकला, ये निकले सारे यूगोस्लाविया से, एक निकला कोसोवो, एक निकला मॉन्टेनेग्रो, एक निकला ये सर्बिया, एक निकला इसमें से स्लोवेनिया, एक निकला नॉर्थ मैसेडोनिया। ये सारे मुल्क निकले, ये निकले सारे मुल्क यूगोस्लाविया से। ठीक है, तो यूगोस्लाविया, चेकोस्लोवाकिया, ये दो अलग रियासतें थीं बड़ी, जो कि पहली जंग अजीम के दौरान 1918 में बनी या उसके बाद बनी, और ये 90 की दहाई में टूट गई। एक प्यार मोहब्बत से टूटी चेकोस्लोवाकिया, और एक में हज़ारों या लाखों लोगों की जानें गई, और फिर ये 10 साल तक तकरीबन खाना जंगी चलती रही। अब भी बड़े इश्यूज़ हैं वहाँ पे। एनीवे, अब इशू ये है कि ये सारे मुल्क वो हैं जो बिल्कुल आप समझ लें कि ईस्टर्न यूरोप या सेंट्रल यूरोप तक जाते हैं। यूरोप जो है वो कैसे इस यूक्रेन की जंग जो छेड़ी है, यूरोप बड़ा आगे बढ़ रहा था। यूरोप जो है, यूरोप को बहुत पीछे धकेल दिया यूक्रेन की जंग ने, बहुत पीछे धकेल दिया। और उसमें ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, और गैस कहाँ से जाएगी, और हंगरी और जो है वो बाकी मुल्क किस तरफ जाएंगे, कोई तरह, तो यूरोप को बड़े क्राइसिस में ढकेल दिया यूक्रेन वॉर ने। अब एक तरफ तो ये मशरिक़ वस्ता के अंदर पूरी डिस्टेबलाइजेशन हो गई है बहुत शदीद। दूसरा अफ्रीका के अंदर क्या हो रहा है, सूडान में और चाद में और बाकी वो सारी जगह। तीसरा ये है कि ये यूरोप और मशरिक़ वस्ता और हूतीज़ और ये सारा इशू, 28 कंपनियों पे बैन लगा, आज उन्होंने टैरिफ आयद कर दिए उनकी सब्सिडीज़ पे। 28 चाइना ने लगा दी हैं अमेरिका की कंपनीज़ पे, 28 कंपनीज़ पे। अच्छा, ये जो 28 कंपनीज़ हैं, ये देखने को तो बड़ा इसमें ये छोटा सा स्टेटमेंट लग रहा है कि भाई उन्होंने 28 कंपनीज़ के ऊपर इन्होंने जो है वो मुख्तलिफ टैरिफ वगैरह आयद करके और पाबंदियाँ लगा दी हैं। लेकिन मसला ये है कि उसमें लॉकहीड मार्टिन से रिलेटेड कंपनीज़ भी हैं जिनके ऊपर चाइना ने आज जो है वो पाबंदियाँ लगाई हैं, और इसमें जो है वो चाइना से यानी लॉकहीड मार्टिन से रिलेटेड भी हैं, इसमें बोइंग से रिलेटेड कंपनीज़ भी हैं, और इसमें जो है वो मतलब ये मुख्तलिफ कंपनीज 45 एंटिटीज़ पे लगाया है। तो ये अब देखने वाली चीज़ है कि ये किस तरह से मामला आगे चलते हैं। ये टैरिफ जो हैं, ये देखिए सबसे पहले, और दूसरी मैं बात बताऊँ, देखिए आज एक और बड़ा बहुत अजब सी सूरत हाल डेवलप हुई है, और वो ये डेवलप हुई है कि जो टोमी रॉबिन्सन एक बहुत इंतहा पसंद एक बरतानवी शख्स है, उसको मैं सियासतदान भी नहीं कहूँ, टोनी रॉबिन्सन। ये टोनी रॉबिन्सन जो है, इसको ये राइट विंग इंतहा पसंद है, और ये इस्लाम के बारे में और इमिग्रेंट्स के बारे में ये बहुत अजीब, कई दफ़ा इसको जेलों में फेंका है, और अभी भी ये जेल में पड़ा हुआ है वहाँ पे। अब जो इलॉन मस्क हैं, उन्होंने कहा है कि इसको जो है वो रिहा किया जाए, ये सियासी कैदी है। इलॉन मस्क ने तो ये बात की है। दूसरा जो है वो इलॉन मस्क ने बरतानिया में नए इंतखाबात का मुतालबा कर दिया। ये मैं ब्लूमबर्ग को कोट कर रहा हूँ। इलॉन मस्क कॉल फ्रेश यूके इलेक्शंस इन लेटेस्ट सितंबर अटैक। मतलब बरतानिया में नया इंतखाब होना चाहिए 25। इलॉन मस्क ने एक तो ये कहा है ना कि वो राइट विंगर को निकालो, टोमी रॉबिन्सन को, वो सियासी कैदी है, और दूसरा कहा कि बरतानिया इलेक्शंस की ऐलान करे। और बरतानिया यानी इलॉन मस्क ने बरतानिया में नए इलेक्शंस का मुतालबा कर दिया है। कनाडा, जर्मनी के बाद बरतानिया में, ये नहीं कि तनकीद की है, ये नहीं कि बात की है, उनको बरतानिया में नए इंतखाबात करवाए जाएं। और ये जो साहब हैं जो कि उन्होंने कहा कि ये सियासी कैदी हैं, और इसको सियासी कैदी के तौर पे स्टाफ में रखा हुआ है। इस गवर्नमेंट के साथ हमारा चलना शायद मुश्किल हो जाए, नए इलेक्शन का ऐलान किया जाए बरतानिया के अंदर। अभी इलेक्शन हुआ है वहाँ पे, और काफ़ी पॉपुलर लेबर पार्टी की हुकूमत आई है, तो हिल गया पूरा बरतानिया। इससे पहले वो निजल फराज के तो सारा चल रहा था, लेकिन ये कहना इलॉन मस्क का कि बरतानिया में नया इलेक्शन कॉल किया जाए फौरी तौर पर, तो कुछ मुल्कों में तो पता ही नहीं ना इलेक्शन क्या हुआ, क्या बना, ट्रिब्यूनल बने हुए हैं। मतलब अब देखिए ना दुनिया किस तरह से, ये मैं आपसे बात कर रहा हूँ बरतानिया के अंदर
ये मैं अभी आपसे कह रहा हूँ ना कि अभी वो कनाडा, जर्मनी उधर से करते करते बाकी अभी तो ये गोरा मुल्कों का के ऊपर नजर है ना इलॉन मस्क की, बाकी दुनिया पे नजर जाएगी तो फिर क्या होगा जी। तो उम्मीद करता हूँ कि हमारे जो अंदरूनी इख्तलाफात हैं वो जल्द ख़त्म हो जाएंगे। हैविंग सेड इट, सिस्टम तकरीबन जा चुका है ही नहीं कुछ, अब क्या है। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर। क्यों बैठे हुए हैं हम, इंतज़ार कर रहे हैं कि इसका बाकायदा इसकी तदवीन हो किसी तरह से, ये बैठ के स्टेक होल्डर्स मुल्क को आगे निकालें, बजाय इसके कि सब फंसे हुए हैं इसमें। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, के साथ आज का प्रोग्राम अपने अख्ताम को पहुंचा। मुझे सुमेरा सलीम को इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान। जी डॉक्टर साहब, बड़ी आसानी से सारे स्टेक होल्डर्स बैठ सकते हैं, आप यकीन करें। थोड़ा थोड़ा पीछे अपने उससे हट जाए ना जो स्टांस है, और मुल्क आगे निकल जाएगा। लेकिन वो इतना गैर लचकदार, इतना ये निकल जाएगा, लेकिन उसके लिए सिस्टम का टूटना और उसके जाना। अपना दोस्तों रिश्तेदारों गिरदोनवा के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।